नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा में शामिल होंगे। इस दौरान जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मंजीरी पार्क में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर बड़ी संख्या में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। मोदी धामी के समर्थन में लोगों ने कई नारे भी लगाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस दौरान बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, बीजेपी की चुनाव प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने ट्वीट किया कि ऋषि कश्यप की तपोस्थली नैसर्गिक सौंदर्य से पूर्ण विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने आंचल में समेटे जम्मू पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और समर्पित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए सभी का हृदय तल से आभार जताता हूं। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए गठित प्रवर समिति की पहली बैठक आज होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। बैठक विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करेगी। समिति में विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, ममता राकेश और हरीश धामी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल तो उत्तराखंड में प्रवर समिति की बैठक आज होगी। इस दौरान नगर निगम विधेयक पर यह बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रवर समिति की पहली बैठक का आज आयोजन होगा। नगर निगम विधेयक पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कई विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से नगर निगम विधेयक को लेकर आज प्रवर समिति की पहली बैठक होने जा रही है, ये बैठक कितने बजे, कौन कौन विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो नगर निकाय में आरक्षण संबंधी जो विधेयक यहाँ पर आया था, उस विधेयक में जो संशोधन होना है, जिसके संबंधित प्रवर समिति को रिपोर्ट भेज जानी है। प्रवर समिति की आज पहली बैठक विधानसभा में होनी है। संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक होनी है। समिति के जो सदस्य हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में निकायों में जो आरक्षण तय किया जाना है, उस आरक्षण में जिस प्रकार से कुछ खामियां
सरकार के विधेयक में विधायकों की तरफ से लगाई गई थी, उसके लिए ये प्रवर समिति यहाँ पर बनाई गई है जो उन खामियों को दूर करने का काम यहाँ पर करेगी और किस प्रकार से पूरे निकायों में, प्रदेश के सभी निकायों में आरक्षण लागू किया जा सकता है, ओबीसी का आरक्षण हो या फिर अनुसूची का हो, उसे किस रूप में लागू किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर होगा। तो ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में विकास के लेकर लगातार बातचीत यहाँ पर सरकार कर रही है। ऐसे में जब निकाय चुनाव प्रदेश में संपन्न कराने हैं तो उसके लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। प्रवर समिति को 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को यहाँ पर सौंपनी होगी और उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर 1 माह के भीतर सरकार ये रिपोर्ट सबमिट करने में देरी हो पाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उन आदेशों के क्रम में ये कहा जा सकता है कि उनकी अवहेलना यहाँ पर होगी। इसीलिए समय रहते हुए प्रवर समिति अपनी बैठकें यहाँ पर करा रही है और जो जरूरी है राज्य के विकास के लिए आरक्षण के जो निकायों के आरक्षण से संबंधित जो चीजें उसको लेकर जिस तरह से अब है, क्योंकि जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार को जो है नगर निकाय चुनाव कराने हैं, वहीं नगर निगम संशोधन विधेयक को देखते हुए ये जो प्रवर समिति का गठन किया गया है जिसकी आज पहली बैठक होने जा रही है, 1 महीने का समय इस समिति के पास रिपोर्ट पेश करने के लिए। ऐसे में आगे और कितनी बैठकें देखने को मिल सकती है, साथ ही आज की इस बैठक में क्या माना जाए, किस तरह से शुरुआत की जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से निकायों में आरक्षण को लेकर अपने तर्क तर्जनी यहाँ पर की थी, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर सरकार अपने तय किए गए समय पर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी कार्य पूरे नहीं कर पाती है तो फिर ये जरूरी है कि जो 2019 या 2018 के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों के आधार पर ही ये अगले जो निकाय चुनाव होंगे उनको कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाना है। इसलिए सरकार चाहती है कि जो नया आरक्षण उससे यहाँ पर लागू हो उस पर पूरी जो कार्य जो चीजें हैं वो यहाँ पर तय समय पर की जा सके ताकि यहाँ पर जो निकायों में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको तय समय पर लागू किया जा सके, नए आरक्षण के आधार पर निकायों में चुनाव किए जा सके। उसके लिए प्रवर समिति की आज पहली बैठक है। संभवतः जो सूत्र बता रहे हो ये है कि आज पहली बैठक के बाद इसके बाद 2 बैठकें और यहाँ पर होंगी और 1 माह के भीतर ये सभी बैठकें होंगे और उसके बाद प्रवर समिति की तरफ से अपनी रिपोर्ट सरकार को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो आरक्षण संबंधी जो संशोधन यहाँ पर आएंगे उन संशोधनों को लागू करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल, यानी 1 महीने का समय समिति के पास। आज पहली बैठक का आयोजन, हालांकि बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। साथ में क्या माना जाए और बाकी कौन कौन सदस्य आज की इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि समिति की ये पहली बैठक है और आज की बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हो रही है। समिति में सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक विनोद चमोली, विधायक खजानदास यहाँ पर सम्मिलित होना है, विपक्ष की तरफ से विधायक ममता राकेश और हरीश धामी को इस बैठक में आना है और बसपा विधायक दल के जो नेता है मोहम्मद शहजाद वो इस बैठक में यहाँ पर आएंगे। कोशिश यही है कि राज्य में जो निकायों में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है लागू की जानी है, जिसको लेकर कई तरह के संशोधन यहाँ पर आने हैं और जो विधेयक सरकार ने पेश किया था उसमें जिस तरह की खामियां उन खामियों को दूर किया जा सके तो उससे जरूरी कि राज्य को समझने वाले लोग उसमें शामिल हो सके। जी बिल्कुल, यानी अब है नगर निगम विधेयक प्रवर समिति की आज बैठक का पहला दिन। बैठक में क्या कुछ होता है उस पर नजर बनाए रखिएगा, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बात करेंगे उत्तराखंड के कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसके बारे में। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था एक बार फिर राजनीति का विषय बन गई है। विपक्षी दल कांग्रेस जहां कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आक्रामक रूप अपनाकर आंदोलन करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष जहां मुखर है वहीं कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार कहते हैं कि कानून व्यवस्था को चुस्त रखना उनका काम है और जनता को भी बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल कहते हैं कि कानून व्यवस्था तो पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है और अधिकारी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बनकर घूम रहे हैं। जब ये घटना हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पे बहुत चिंता भी प्रकट की थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में
उन्होंने भी लगातार इसमें जो पुलिस में हम लोगों के प्रति जो विश्वास, जो समर्थन प्रकट किया, समय समय पे उनका हमें मार्गदर्शन भी मिला। और तो उसी का नतीजा है कि आज हम मतलब अपना एक तरह से जोश के साथ, एक उत्साह के साथ आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे भी यही था, देखिए जिन लोगों ने पहले देखा है हरिद्वार में या देहरादून में, हम क्राइम को लेके मेरा हमेशा यही रहा है कि अपराध कोई किसी तरह से जीरो नहीं हो सकता। और लेकिन यही है कि जब भी ऐसी कोई चुनौती देगा तो पुलिस को हिम्मत के साथ और अपनी मेहनत के साथ, सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। और मेन चीज़ जो मैं आप सबके माध्यम से एक तो उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपराध और कानून व्यवस्था के बारे में हमारे उत्तराखंड पुलिस का जो कमिटमेंट है उनके प्रति, जो हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, उसको हम भलीभांति समझते हैं। बुरी हालात है कानून व्यवस्था को लेकर। डीजीपी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना वक्तव्य देकर कानून व्यवस्था ठीक कर सकते हैं? डीजीपी इस बात को बताए ना कि कैसे दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकानें लूट गई, कैसे दिन दहाड़े एक बार राष्ट्रपति के आगमन पर और दूसरी बार उपराष्ट्रपति के आगमन पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। डीजीपी इस बात को बताए ना कि क्या उनके माथे पर यह कलंक नहीं है? इसको कैसे वो न्यायोचित ठहरा रहे हैं? तो इसीलिए कहा गया, उनको ये कहना चाहिए, डीजीपी की जगह अगर कोई दूसरा सुलझा हुआ अधिकारी होता तो ये कहता कि भाई ठीक है, ये घटना घटी है, हमें दुख है इस बात का, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम उसके लिए पूरे इंतजाम पुख्ता कर रहे हैं। ये बोले सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बेटियों के साथ क्या हो रहा है भूल गए डीजीपी। कितने दिनों के बाद एक्शन हो रहा है भूल गए डीजीपी। अंकिता भंडारी के अपराधियों को आज तक बचाया जा रहा है भूल गए डीजीपी। खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के और वाह लूट रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये राज्य यहाँ के निवासियों का है, यहाँ के नागरिकों का है, और यहाँ के नागरिकों के और यहाँ के निवासियों पर अगर अत्याचार होगा, इस तरह की लूटपाट की घटनाएं होंगी, इस तरह बलात्कार की घटनाएं होंगी, तो चाहे आम लोग हो चाहे विपक्ष हो, चुप नहीं बैठेगा। उनकी बातों में क्या, वो तो मुख्यमंत्री जी के, मैंने कहा ना कि कुछ अधिकारी तो मुख्यमंत्री के राजनीतिक पार्टनर बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर बने हुए हैं। कैसे एक अधिकारी इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं? कैसे? अभी आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे देखे होंगे। मैंने कई बार कहा कि भाई क्या है कि इतने अधिकारी हैं, तब भी एक ही अधिकारी को 10-10 जगह काम दिए जा रहे हैं। क्या है? क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे कामों में लगे हुए हैं। शराब का काम आपने देखा होगा क्या हाल है। क्यों शराब के काम में जो है हर साल लॉटरी होती थी, करोड़ों रुपए सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। क्यों एक्सटेंड किया गया? क्यों एक दुकान को 2-2, 3-3 दुकानें और गांव में खोलने की शराब का कारोबार कर रही है सरकार? बड़े अफसोस की बात है। वहीं उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव हो या केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है और जनता में सरकार की नाकामियों पर आक्रोश पनप रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और उम्मीद है कि बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह ही केदारनाथ और निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को जीत हासिल होगी। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई, वहीं अब कांग्रेस की निगाहें आगामी चुनाव में है, चाहे वो केदारनाथ में होने वाला उपचुनाव हो या उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है, जमीन तैयार करने में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरती हुई भी नजर आ रही है। तो आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा और मजबूत कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता शीशपाल सिंह बिष्ट का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है।
हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों में हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके जब बद्रीनाथ और मंगलौर इन 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस को यहां से इन दोनों ही सीटों से जीत हासिल हुई, जिसके बाद अब कांग्रेस कॉन्फिडेंट है और अब कांग्रेस की निगाहें आगामी चुनाव पर है। वही अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आप सभी को बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी हाल ही में अमित शाह का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। एनडीए सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं ये बड़ी खबर, मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। तो कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था। मोदी कैबिनेट ने अब बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष कई बार बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आया था। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन किया गया था और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लेकर कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई थी। हालांकि अब दिल्ली में मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बीते 17 सितंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने जब मोदी 3.0 के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन इसी कार्यकाल में हम लेकर आएंगे। उसी की ओर एक और बढ़ता हुआ कदम, मोदी 3.0 कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट बनाने के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी को जिम्मा सौंपा गया था। अब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी सांसद विनय शर्मा जी। विनय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। विनय जी, जिस तरह से अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था, हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दिनेश जी, अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का खुद ऐलान किया था कि जल्द वन नेशन वन इलेक्शन इसी कार्यकाल में लेकर आएंगे और अब मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो करती है वो करती है और अभी तक जितने भी घोषणा पत्र में बातें शामिल की गई थी इसमें मोदी जी की सरकार सफल हुई है और इसके लिए भी कहा गया था कि हम आएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ेंगे और एक कमेटी का गठन भी पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया था जिसकी रिपोर्ट आ गई थी और मुझे लगता है कि आज उसको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है तो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन दिनेश जी, विपक्ष कई तरह के सवाल भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उठा रहा था। अभी हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में हलचल तेज हो गई है, मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है, वहीं
आम आदमी पार्टी ने यही सवाल उठाया था कि जब आप दिल्ली में इलेक्शन अभी नहीं करा पा रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे? जब नहीं करा पा रहे हैं, अगर यहाँ की विधानसभा भंग होगी तभी तो चुनाव हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जाना चाहते हैं तो उनको आज गवर्नर से मिलकर और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। विधानसभा जब भंग होगी तभी तो आप इलेक्शन में जा पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी कहते क्या है और करते क्या है, उनकी इस बातों पे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जल्दी चुनाव चाहते हैं तो उनको जो है सिफारिश करनी चाहिए गवर्नर के थ्रू, विधानसभा को भंग करें और जल्द से जल्द चुनाव कराएं, लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहे। बिल्कुल, यानी वही जिस तरह से माना जा रहा था कि तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़ा होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ, ये पहला कदम आगे बढ़ते हुए। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से अभी हाल ही में बीते दिनों हमने देखा, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द ही इसी कार्यकाल में आएगा, और वही होते हुए उस कड़ी में एक कदम यहां पर मोदी सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है प्रस्ताव को। देखिए भैया, बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहाँ कैबिनेट तो इसको देखते हो भारत पार्टी ने मंजूरी दे दी गई। जो बताया जाता था जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की जो बातें यहाँ पर की जा रही थी, आम आदमी पार्टी लगातार इसका जो है प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इसको लेकर जो है आज कैबिनेट ने मंजूरी दी। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद इसकी जो मंजूरी है गृह मंत्री अमित शाह के इस तरफ से की गई है, लेकिन उसके बाद जब कैबिनेट में इसका फैसला हुआ और कहा कि 100 से जो है इसको जल्दी ही इसकी जो है जारी कर दी जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा था कि चुनावों से पहले इसे जारी करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब आज इससे जो है मंजूरी इसे दे दी गई है। और इसे वन नेशन इलेक्शन की जो बात यहाँ पर कर रहे थे, कमेटी बनाई गई थी, कमेटी बनाने के बाद ही तो उसकी जो मंजूरी है वो मिल चुकी है जी। लेकिन सवाल यही नितिन, जिस तरह से पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये चीज, क्योंकि सरकारी मशीनरी का भी यहाँ पर उपयोग किया जाएगा नितिन, लेकिन हालांकि इस कड़ी में जो है ऐतिहासिक कदम यहाँ पर कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।